बहुत पुरानी बात है। मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मुझे अपनी दादी से बहुत लगाव था। रो रो कर मेरी आंखें लाल हो गई थी। माँ बाबूजी के लाख समझाने पर भी मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। मेरी उन दिनों बीए की सेकेंड ईयर की परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया गया। पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। किसी तरह मैंने एग्जाम की तैयारी की। दूसरे दिन मेरा साइकोलॉजी का पेपर था। पेपर कैसा हुआ मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। पेपर देकर मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। दादी वेंटिलेटर पर थी। उनको देखकर ही मैं रोने लगी। मैं हिचकियां लेकर रो रही थी, तभी बाबूजी आए। उन्होंने कहा, बेटे चिंता मत करो, दादी ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा, बाबूजी मेरा पेपर परसों है, आज दादी के पास मैं रुक जाती हूँ। बाबूजी को मुझ पर दया आ गई और बाबूजी ने कहा, ठीक है, आज तुम यहीं रहो। मैं 5 बजे सुबह ही घर से आ जाऊंगा, तब तुम चली जाना। मैंने कहा, ठीक है। बाबूजी चले गए। हॉस्पिटल में खाना पीना 7 बजे तक हो गया था और 8 साढ़े 8 बजते बजते लगभग सारे मरीज सोने लगे। दादी क्योंकि आईसीयू में थी, इसलिए मुझे बाहर ही बैठना था। मैं काफी देर बाहर ही बैठी रही, कुछ पढ़ रही थी। तभी नर्स आई और उन्होंने कहा, आपकी दादी को होश आ रहा है। मैं दौड़कर दादी से मिलने गई। दादी का हाथ पकड़कर मैं काफी देर तक सहलाती रही। दादी ने कहा कि बैठो, और मैं वहीं रखे हुए स्टूल पर बैठ गई। दादी को बात करते देख मुझे भी थोड़ा संतोष हो गया था कि दादी अब ठीक है। मैं रात को भी नहीं सोई थी। दादी का हाथ पकड़कर मैं उनके बेड पर ही अपना सर रखकर सो गई। इंजेक्शन चाहिए जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, आपको मेडिकल स्टोर से लाना पड़ेगा। मैंने तुरंत अपना पर्स उठाया और जाने के लिए पर्ची ली। लिफ्ट से मैं नीचे आ गई और मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगी। रात के 11 बज रहे थे। हॉस्पिटल में चारों तरफ सन्नाटा था। अंधेरे की वजह से रात में डर भी लग रहा था। मेडिकल स्टोर थोड़ा दूर था, लेकिन उसकी लाइट जलती देख मैं जल्दी जल्दी चल रही। मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। मैंने सोचा, चलो अच्छा है, कोई तो है, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे चलने की गति थोड़ी धीमे हो गई, लेकिन जो भी मेरे पीछे था उसकी गति भी कम हो गई। मुझे खट खट दूध की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। तभी वह अचानक मेरे बगल से गुनगुनाते हुए ये कहते हुए आगे निकल गया कि चाबी का गुच्छा दो ना। मैं सकपका कर उधर देखने ही लगी थी, तब तक वह गायब हो गया। मैं भागते कदमों से किसी तरह मेडिकल स्टोर पहुंची और दवा की पर्ची मेडिकल स्टोर वाले अंकल को थमाकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। जब मेडिकल स्टोर वाले अंकल ने मुझे दवा पकड़ाई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा कि बेटी क्या तुम ठीक हो, सब ठीक है ना, कौन बीमार है? तब मैंने उन्हें सारी बात बताई और कहा, अंकल मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। उन्होंने कहा, चलो मैं तुमको छोड़कर आता हूँ। उन्होंने एक लड़के को बुलाकर अपने काउंटर पर बैठा दिया और मेरे साथ हॉस्पिटल तक आए। मैंने दिल से उनका धन्यवाद किया और तुरंत हॉस्पिटल में चली आई। मुझे लिफ्ट में जाने में भी डर लग रहा था। किसी तरह मैं आईसीयू में पहुंची। नर्स ने दादी को इंजेक्शन लगाया। दादी गहरी नींद में सो गई और मैं वहीं बैठी रही। वहीं बेड पर सिर रखकर मैं बैठी थी कि मुझे झपकी आ गई। तभी अचानक खिड़की के बाहर से मुझे वैसे ही बूटों की आहट सुनाई पड़ी। मैं उठ गई और नर्स के पास चली गई जो टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। फिर मैं लौट आई और आकर दादी के पास ही स्टूल पर बैठ गई। तभी लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। खिड़की के ऊपर एक रोशनदान था। उसके अंदर से कोई अपना सिर निकालकर, जिसके सर पर एक हैट था और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी, कह रहा था, चाबी का गुच्छा दो ना। जब तक मैं मदद के लिए किसी को पुकारती तब तक वह जा चुका था। मैंने सोचा चलकर किसी से पूछती हूँ। मैं भागते हुए आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में पहुंच गई और तभी बूटों की आवाज मुझे अपने पीछे आती हुई सुनाई पड़ी। मैं जैसे ही पीछे पलटी, सिर्फ एक आवाज सुनाई पड़ी, चाबी का गुच्छा दो ना। मैं भागती हुई दादी के बेड के पास जाकर बैठ गई। घड़ी देखा तो रात के 3 बज रहे थे।
मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक साथ कई कुत्तों की आवाज आने लगी। थोड़ी देर में नर्स दादी को देखने आ गई। उसने मेरी बदहवास हालत देखी तो एकदम से बोली, क्या हुआ? आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? मैंने सारी बात उसको बताई। वह बोली, अच्छा तो वो आवाज आपको भी दिखाई पड़ी? मैंने अचकचाकर नर्स की तरफ देखा और बोली, आपको भी? तब उसने बताया कि हाँ, वह अक्सर लोगों को दिखाई पड़ता है, लेकिन आप डरिए नहीं, वे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने बताया कि उसने भी किसी से सुना था कि ये बहुत समय पहले कोई गार्ड था। उससे हॉस्पिटल की स्टोर रूम की चाबी कहीं गुम हो गई थी और उसे नौकरी से निकाल दिया था। वे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन मैनेजमेंट ने उसकी एक ना सुनी। सबको शक था कि चाबी जानबूझकर उसने छुपा दी है। वह हताश और परेशान होकर अपनी साइकिल से जा रहा था। किसी कैंप में एक एम्बुलेंस से टकराकर वह वहीं गिर गया और खत्म हो गया। उसके कुछ ही समय के बाद शायद वह अपने ऊपर लगे इल्जाम की वजह से सबसे चाबी का गुच्छा मांगता है। तभी दादी उठ गई और पापा भी आ गए। मैंने पापा को दादी का हाल जल्दी जल्दी बताया और घर आ गई। दादी ठीक हो गई थी। इस बात को कई साल बीत गए, लेकिन आज भी हॉस्पिटल जाने के नाम पर मेरी रूह कांप जाती है। हॉस्पिटल की वह भयानक रात मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत साल पहले की बात है। मेरे बाबूजी की पोस्टिंग मुरादाबाद में हो गई थी और अभी उनको रहने के लिए घर नहीं मिल पाया था, इसलिए हम किसी गेस्ट हाउस में रुके थे। घर की सफेदी होकर तैयार होने में अभी भी शायद एक हफ्ते का समय था, इसलिए हम गेस्ट हाउस में ही ठहरे थे। गेस्ट हाउस के अगल बगल खाली मैदान था। एक कमरे में एक बड़ा पलंग था। माँ, बाबूजी और मेरा छोटा भाई, वे लोग उस कमरे में सोए थे। और एक छोटा कमरा था, एक छोटा पलंग उसमें भी डाल दिया गया था। मैं और मेरी छोटी बहन उसी में सो गए थे। दोनों कमरों के दरवाजे बरामदे में खुलते थे। उस गेस्ट हाउस की किचन थोड़ी दूर पर थी, जहां जाने के लिए दरवाजा खोलकर लॉन को पार करके जाना पड़ता था। अभी हमें वहां आए 2 ही दिन बीते थे। उस दिन जब हम लोग रात को सोए तब रात के 1:30 बजे होंगे। तभी मुझे लगा कि दीवार की दूसरी तरफ कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा है। कभी कभी खर्राटों की आवाज सुनाई पड़ने लग रही थी। मैं उठी और मैंने पानी पिया। बहन उस समय गहरी नींद में सो रही थी। पहले मैं सोचती रही शायद ये बाबूजी के खर्राटों की आवाज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज बिल्कुल उसी दीवार से आ रही है जिसके बगल में मेरा पलंग था। मुझे डर लगने लगा और दरवाजा खोलकर बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं डर के मारे सारी रात जागती रही। जैसे ही सुबह के 5 बजे मैंने झट से दरवाजा खोला और भागकर माँ का दरवाजा खटखटाया। जब माँ ने दरवाजा खोला तो मैंने उनको सब कुछ बताया। माँ ने कहा, अच्छा तुम इस कमरे में सो जाओ। मैं जाकर माँ के पलंग पर सो गई। पलंग क्योंकि छोटा था इसलिए मेरी माँ बहन के पास सोने चली गई। मैं सुबह देर तक सोती रही। दूसरे दिन उस कमरे में मेरे सोने की हिम्मत नहीं थी। तब बाबूजी ने मुझे चिढ़ाया और कहा, डरपोक बच्ची, आज उस कमरे में मैं सो जाता हूँ। उस दिन मैं अम्मा के साथ ही सो गई, लेकिन लगभग 2 बजे दरवाजा खटका तो बाबूजी सामने दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने कहा कि मैं भी इसी कमरे में सोऊंगा। मैं नींद में थी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जब सुबह उठी तो बाबूजी ने बताया कि उनको भी रात को वैसा ही महसूस हुआ। हमारा परिवार काफी डर गया था। हम लोग सोच रहे थे कि कब हम अपने घर में जाएंगे। तीसरे दिन रात को हमने बिस्तर जमीन पर लगा लिया और एक ही कमरे में सो गए। उस दिन रात को भाई के पेट में दर्द हो रहा था और वो बहुत रो रहा था। दरवाजा खोलकर किचन में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पेट की सिकाई के लिए पानी गर्म करना था। किचन तक जाने के लिए लॉन पार करना पड़ता, इसलिए हम सभी लोग टॉर्च लेकर एक साथ निकले। हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो लगा कि गेट के पास कोई खड़ा है, जो कि हमारे दरवाजे से काफी दूरी पर था। बाबूजी ने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन है? और जैसे ही वह पीछे की तरफ पलटा, हम सबकी डर के मारे हालत खराब हो गई। एक साया काफी लंबा और काला लबादा उड़े हुए हमारे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। अम्मा ने सबका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ खींच लिया। झट से दरवाजा बंद कर लिया। बंद दरवाजे के अंदर सबकी कंपकपी छूट रही थी। भाई का रोना बंद नहीं हुआ था। वह रोता रहा और रोते रोते थक कर सो गया। हम तीनों रात भर बैठे रहे।
सुबह 5 बजे तो बाबूजी ने दरवाजा खोला और देखा कि हमारे दरवाजे के पास किसी के पैरों के निशान थे। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। चौथे दिन जब बाबूजी ऑफिस से आए तब उन्होंने बताया कि बस आज की रात और यहाँ रहना है, उसके बाद हमारे घर की सफाई वगैरह सब हो जाएगी। वाइट वॉशिंग का काम पूरा हो गया था, कल तक तो पूरा हो ही जाएगा और हम कल ही अपने घर में चले जाएंगे। उस दिन भी हम लोग एक ही कमरे में सोए। तभी रात को 2 बजे के करीब लगा कि बाहर कोई औरत रो रही थी और रोते रोते उसकी हिचकियां सी बंद गई थी। सबसे पहले मेरी नींद खुली, मैंने माँ को जगाया। माँ को भी रोने और हिचकियों की आवाजें सुनाई पड़ी। तभी थोड़ी देर में हमें लगा कि खिड़की के पास कोई खिलखिलाकर हंस रहा है। आज भी रात को तीनों सो नहीं पाए। भाई तो छोटा था। अभी हम सोने की कोशिश ही कर रहे थे, तभी लगा हमारी खिड़की के पास बाहर लगे शहतूत के पेड़ की डालियों को कोई बहुत जोर जोर से पकड़कर हिला रहा है। रोने हंसने की आवाजें आनी बंद हो गईं। वह रात भी हमने किसी तरह से गुजारी। सुबह होते ही बाबूजी ऑफिस चले गए, माँ किचन के काम में लग गई। दोपहर का समय था। मैं अपने भाई के साथ बाहर लगे लॉन में एक चेयर लेकर बैठ गई और कोई मैगजीन देख रही थी। बहन माँ के पास बैठकर कुछ खा रही थी। तभी गेट खटका। माँ किचन में थी और मैंने देखा कोई औरत गुलाबी साड़ी में गेट के पास खड़ी थी। मैं उठकर गई, तब वह बोली कि ये बच्चा कौन है, ये तुम्हारा भाई है? मैंने कहा हाँ। वह बोली थोड़ी देर के लिए इसे मुझे दे दो। मैं डर गई थी, 3 रातों से वैसे ही नहीं सोई थी। मैंने भाई को गोद में उठाया और भागकर माँ के पास किचन में चली गई और जब हम वापस आए तो वह औरत जा चुकी थी। जब शाम को बाबूजी आए तो उन्होंने हमें बताया कि हम लोग तो अच्छे फंस गए इस गेस्ट हाउस में। जितने लोग यहाँ रहे सबके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। चलो जल्दी से सामान बांधो, और अब हम लोगों का ट्रक भी आ गया है, चलकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम लेकर हम अपने घर में चले गए। वहां जाकर हमने हवन और पूजा पाठ भी करवाया। लेकिन गेस्ट हाउस में बिताई हुई वो रातें आज भी हमें और हमारी परिवार को कभी नहीं भूलती। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से परे है।